नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास की सबसे आइकॉनिक शख्सियतों में से एक के बारे में। जब भी आज़ादी की बात होती है तो एक नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है और वो है रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि किताबों और किस्से कहानियों में छपी इस छवि के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम उन किंवदंतियों से थोड़ा आगे बढ़कर उस असली इंसान को समझने की कोशिश करेंगे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें तो हम सब ने बचपन से सुनी हैं, है ना? 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी इस मशहूर कविता ने हमारे दिलों में झांसी की रानी की एक ऐसी रुमानी और देशभक्ति से भरी तस्वीर उकेड़ दी जो कभी मिट नहीं सकती। इस कविता ने उन्हें एक अजिया योद्धा बना दिया। लेकिन आप जानते हैं, कविताएं हमारे भावनाओं को तो बहुत अच्छे से पकड़ लेती हैं, पर अक्सर इतिहास की जो गहरी पेचीदगियां होती हैं वो कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई उस लेजेंड के पीछे के असली इतिहास को जानते हैं? एक तरफ तो वो महान पौराणिक छवि है और दूसरी तरफ एक बेहद व्यवहारिक इंसान, एक रानी, एक माँ, जिसे हालात ने एक ऐसी मुश्किल जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से कोई वापसी नहीं थी। हमारा मकसद किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि उन ऐतिहासिक तथ्यों को देखना है जो हमें उनकी वास्तविक यात्रा दिखाते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई बनने के उस सफर से। वाराणसी के एक मराठी परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से सब मनु कहते थे। सच बताऊं तो वो अपने दौर की बाकी लड़कियों से एकदम अलग थीं। पेशवा के दरबार में पली बड़ी होने की वजह से उन्हें कमाल की आज़ादी मिली थी। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी महारत हासिल की। और तो और युवा मनु ने अपनी सहेलियों की एक पूरी फौज बना ली थी और उन्हें बकायदा युद्ध की ट्रेनिंग दी थी। अब जरा सोचिए, 1853 से 1857 के बीच हालात कितनी तेजी से बदले होंगे। घटनाओं के इस भंवर ने इस युवा विधवा को, जिनका नाम अब लक्ष्मीबाई था, एक बेहद नाजुक राजनीतिक स्थिति में धकेल दिया। 1853 में उनके पति राजा गंगाधर राव का निधन हो गया और बस यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना खेल शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत के सिद्धांत ने रातों रात झांसी के भविष्य को अधर में लटका दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को आदेश दिया कि वो अपना ही किला खाली कर दें। इसके बदले में उन्हें क्या मिला? साल के 6,000 पाउंड यानी करीब 60,000 रुपए की पेंशन की पेशकश। किसी भी संप्रभु शासक के लिए यह सीधा सीधा अपमान था। रानी ने लंदन तक अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी असंतोष के बीच सुलगता है 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह। जून 1857 में झांसी में सिपाहियों ने बगावत कर दी और झोकन बाग में ब्रिटिश अधिकारियों का एक बहुत ही खौफनाक नरसंहार हुआ। अब यहाँ इतिहास बहुत दिलचस्प हो जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि इस नरसंहार के तुरंत बाद रानी ने ब्रिटिश मेजर इर्स्किन को एक खत लिखा था। उन्होंने बताया कि कैसे विद्रोहियों ने उन्हें भी धमकाया है और जब तक ब्रिटिश सेना वापस नहीं आ जाती, रानी ने ही झांसी का प्रशासन संभालने का प्रस्ताव रखा था। यहाँ हमें दो अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं और दोनों को निष्पक्ष रूप से समझना जरूरी है। एक तरफ वो राष्ट्रवादी नजरिया है जो उन्हें शुरू से ही एक पक्की देशभक्त मानता है। दूसरी तरफ ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाते हैं कि शुरुआत में वो एक बहुत ही व्यावहारिक शासक थीं, जो अपने राज्य में शांति बनाए रखने और अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ बातचीत कर रही थीं। सच तो ये है कि ये दोनों ही बातें उनके चरित्र को और भी गहरा बनाती हैं। खैर, जब मार्च 1858 में जनरल ह्यू ग्रोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना झांसी पहुंची तो सारी बातचीत नाकाम हो चुकी थी। अब बारी थी झांसी की घेराबंदी की। आप यहाँ झांसी के किले के दृश्यों में इन 25 फुट ऊंची ग्रेनाइट की दीवारों को देखिए। इन तस्वीरों से ही हमें उस विशाल रक्षा प्रणाली का अंदाजा लग जाता है, जिसका इस्तेमाल रानी ने तब किया जब उन्होंने सरेंडर करने से साफ मना कर दिया था। शहर के अंदर 11,000 से ज्यादा सैनिकों और आम लोगों ने इस घेराबंदी से निपटने के लिए भारी मात्रा में रसद जमा कर ली थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वजूद बचाने का एक भयंकर संघर्ष था। इसी बीच एक उम्मीद की किरण तब जागी जब तात्या टोपे 20,000 सैनिकों की एक विशाल फौज लेकर मदद के लिए पहुंचे। लेकिन दुर्भाग्य से इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद वो ब्रिटिश सेना की आधुनिक रणनीति के सामने टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा।
अब झांसी और रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थीं। किले की दीवारें टूट रही थीं, सड़कों पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और जब हार सामने दिखने लगी तो वक्त अब एक बेहद साहसी फैसले का। रानी की तलवार चलाते हुए ये जो मशहूर पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये उसी अदम्य साहस को दिखाती है जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। रात के घने अंधेरे में अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर और अपनी तलवार लहराते हुए वो दुश्मन के घेरे को चीर कर निकल गईं। जरा सोचिए, पूर्ण हार के सामने इस तरह से बच निकलना, ये उनके सामरिक कौशल और बेजोड़ हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन उनका ये पलायन कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं था। इसके पीछे एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी। वो पहले कालपी गईं, जहां उन्होंने तात्या टोपे और बाकी विद्रोही नेताओं के साथ हाथ मिलाया। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक चला। सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। ये ब्रिटिश सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और अब हम पहुंचते हैं इस ऐतिहासिक दास्तान के क्लाइमैक्स पर। 18 जून 1858। ग्वालियर के पास ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करते वक्त रानी बहुत बुरी तरह घायल हो गईं। बताया जाता है कि उस दिन उन्होंने घुड़सवार सैनिकों की लाल जैकेट और पतलून पहनी हुई थी। अपना शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगने देने के लिए उन्होंने एक सन्यासी से उनका तुरंत अंतिम संस्कार करने को कहा। आप यहाँ ग्वालियर में उनकी समाधि की क्लिप्स देख सकते हैं। ये वही फूलबाग है जहां उस अदम्य लौ को अंतिम विश्राम मिला। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, जिस ब्रिटिश कमांडर जनरल ह्यूग रोज ने उन्हें युद्ध के मैदान में हराया था, यहां तक कि वो भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उसने रानी को उनकी खूबसूरती, चतुराई और युद्ध के मैदान में अविश्वसनीय दृढ़ता के लिए सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक माना। जब आपका दुश्मन भी आपकी क्षमता का लोहा मान ले, तो उससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। इतिहास ने उनकी लेगेसी को दो बिल्कुल अलग मायनों में दर्ज किया है। एक तरफ वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक खूंखार और खतरनाक विद्रोही थीं, और दूसरी तरफ भारत के लिए वो एक परम नायिका बन गईं। सच तो ये है कि उनके इसी अदम्य साहस ने दशकों बाद सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी में महिलाओं की एक पूरी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट बनाने के लिए प्रेरित किया। है ना कमाल की बात? तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हम उसके विंध्यंती के पीछे छिपे वास्तविक इंसान को समझते हैं, एक ऐसी शासक जो हालात के हाथों मजबूर होकर एक नामुमकिन लड़ाई लड़ने उतरी, तो क्या ये चीज उनकी शहादत को और भी महान नहीं बना देती? इतिहास की इन उथल-पुथल भरी लहरों में एक असली नायक की परिभाषा क्या होती है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।